हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायल ट्यूटोर। आई एम पायल एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर जो कि क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, तो लेंथ से हम क्या समझते हैं? लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ठीक है, तो हम लेंथ को क्या है मेजर करते हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने में मैं आपको लेके चलती हूँ। पुराने जमाने में जब इस टाइप के जो मेजरमेंट टूल्स है वो नहीं होते थे। ठीक है, ये किसी ने डेवलप किए होंगे जब उनको प्रॉब्लम आई होगी मेजर करने में किसी चीज को, है ना, किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको मालूम करने में जब उनको प्रॉब्लम फेस की होगी लोगों ने, तब जो ये जो मेजरमेंट टूल्स है ये डिस्कवर किए गए होंगे। लेकिन इससे पहले जब लोगों को लेंथ मापने की जरूरत दिखती थी या फिर जब वो लेंथ मापते थे तो वो कैसे मापते थे, किन चीजों का यूज करते थे, वो आज हम समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक किसान है। ठीक है, उसको उसके पास एक खेत है। ठीक है, एक किसान है, उसके पास मान लीजिए एक खेत है। अब वो चाहता है कि वो इस खेत के 3 पार्ट्स कर दे, लेकिन 3 पार्ट कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उसको 3 टाइप की वेजिटेबल्स अपने खेत में लगानी है और वो चाहता है कि वो बराबर अपने खेत के ऐसे 3 पार्टीशन करें कि तीनों सब्जी बराबर बराबर हिस्से में लग जाए। तो वो जब मेजरमेंट टूल्स नहीं होते थे तो वो किस चीज का उपयोग करता था? वो उपयोग करता था अपने फुट का, यानी कि अपने पैरों का। ठीक है, मान लीजिए उसका वो 10 कदम चलता है और 10 कदम उसके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, किसान यहाँ से 10 कदम चलता है तो उसके 10 कदम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वो यहाँ से एक पार्टीशन बना देता है। ठीक है, फिर वो यहाँ से 10 कदम चलता है, मान लीजिए उसके जो 10 कदम है वो यहाँ पे खत्म होते हैं, वो यहाँ पे एक पार्टीशन बनाता है। फिर वो यहाँ से 10 कदम चलता है और यहाँ पे जो है वो खेत का एंड हो जाता है, खेत यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो वो अपने पैरों का इस्तेमाल करता था कि वो अपने खेत के जो है बराबर बराबर जो है वो पार्टीशन कर पाए। ठीक है, जैसे 10-10 कदम में उसने अपने खेत को बांट दिया, तो 10 कदम में वो 10 कदम के हिस्से में वो एक अलग वेजिटेबल लगाएगा, दूसरे 10 कदम के हिस्से में वो दूसरी वेजिटेबल लगाएगा और तीसरे 10 कदम के हिस्से में वो कोई तीसरी वेजिटेबल लगाएगा। तो ऐसे बराबर बराबर जो एप्रोक्स पार्ट होते थे उसमें वो पार्टीशन करता था अपनी फील्ड को या फिर अपने खेत को डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल बराबर बराबर हिस्सों में लगाने के लिए। ठीक है, तो जो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो भी एक ऐसी कहानी से हुई है जिसमें दीपू नाम की एक लड़की है 11 साल की। वो अपनी मदर के साथ टेलर के पास जाती है अपना नया यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए। तो उसकी मदर टेलर से बोलती है कि जो पिछले साल जो इसका यूनिफॉर्म था, ठीक है, जो पिछले साल उसका यूनिफॉर्म था, इस साल जो नया यूनिफॉर्म हो वो उस यूनिफॉर्म से 4 उंगली आप बड़ा कीजिएगा, मतलब 4 उंगल जो है वो आप बड़ा कर दीजिएगा। वो बोलती है कि 4 उंगल जो इसकी लेंथ है वो आप इसको बढ़ा दीजिएगा। तो टेलर बोलता है ओके, मैं जो है 4 उंगल जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज कर दूंगा इस साल उसके यूनिफॉर्म की। ठीक है, तो पहले के जमाने के जो लोग थे वो या तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे चीजों को मापने के लिए या फिर अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जैसे आपको भी मान लीजिए कोई टेबल है ना, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको कोई टेबल नापना है तो आप क्या यूज करोगे? या तो मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि बिना किसी मेजरमेंट टूल के यूज किए आप किसी टेबल की जो लेंथ है वो मुझे निकाल के बताइए। ठीक है, या फिर मैं आपको कहूँ कि इस बोर्ड की लेंथ मैं बिना मेजरमेंट टूल के कैसे निकालूंगी? मेरे पास अभी कोई मेजरमेंट टूल नहीं है तो मैं इस बोर्ड की लेंथ कैसे निकालूंगी? मैं अपने हाथों का यूज करूंगी, मैं ऐसे करके इसकी जो लेंथ है वो निकालूंगी। ठीक है, तो जब मेजरमेंट टूल्स डिस्कवर नहीं हुए थे या फिर मेजरमेंट टूल्स नहीं थे, कोई भी स्केल नहीं हुआ करती थी, है ना, कोई क्वांटिटी नहीं हुआ करती थी, तो लोग अपने हाथ पैरों का यूज करते थे। ठीक है, तो जब अब एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि जब हाथ पैरों से मेजरमेंट निकाला जा सकता था, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो मालूम की जा सकती थी। जैसे अगर मैं भी चाहूँ तो इस बोर्ड की लेंथ मालूम कर सकती हूँ, जैसे 1 2 3, जैसे मान लीजिए अप्रोक्स ये 6 हैंड लंबा जो है वो बोर्ड है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 6 हैंड्स है। ठीक है, अब जब हाथ पैरों से चीजें मापी जा सकती थी, उनकी लेंथ मालूम की जा सकती थी, फिर इस टाइप के जो मेजरमेंट टूल्स है उनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी वो हम पढ़ेंगे। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई एक टेबल है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके घर में कोई टेबल है। अब जो आपके सारे फैमिली मेंबर्स हैं, मान लीजिए आपके घर में आप हैं, ठीक है, आपके फादर हैं और आपकी मदर है।
अब मैं बारी बारी आप तीनों से कहूँ कि आप इस टेबल को मेजर करिए अपने हाथों से, ठीक है। मान लीजिए जब आप इस टेबल को मेजर करते हैं तो ये 4 हैंड्स इसकी जो लेंथ है वो आती है, ठीक है। जब आप ऐसे करके इस टेबल को मेजर करते हैं तो उसकी जो लेंथ आती है वो 4 हैंड्स की आती है। जब आप आपके फादर इस सेम टेबल को मेजर करते हैं तो इसकी जो लेंथ आती है वो 3 हैंड्स आती है, ठीक है। और जब आपकी मदर इस टेबल को इस लेंथ को मेजर करती है इस टेबल की तो 3.5 हैंड्स की आती है, ठीक है। अब आपको इतना तो पता है कि ये जो टेबल है ये तो सेम है, तीनों केसेस में ये जो टेबल है ये सेम है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किया गया है, आपका जो ऑब्जेक्ट है टेबल वो एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो लेंथ है वो आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट सेम है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ कैसे हो सकती है ना। अगर ऑब्जेक्ट सेम है, कोई ऑब्जेक्ट सेम है तो उसका लेंथ भी एक ही होगा, डिफरेंट तो नहीं होगा। तो मेजरमेंट टूल्स की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी है क्योंकि हाथ पैरों का यूज करके हम उसकी अप्रोक्स लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। हाथ पैरों का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की केवल अप्रोक्स लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्स या फिर अंदाजन, ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो इतना लंबा होगा या फिर इतनी उसकी मेजरमेंट होगी। हम एक्चुअल लेंथ जो है वो इससे फाइंड नहीं कर सकते इस तरीके से। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है वो हम इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, हम केवल एक अंदाजन जो लेंथ है वही उसकी निकाल सकते हैं। तो मेजरमेंट टूल्स का यही बेनिफिट है या फिर जो उनकी डिस्कवरी है वो इसीलिए की गई है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लंबाई है या फिर जो भी उसका एक्चुअल मेजरमेंट है वो हम फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो अलग अलग एक ही सेम जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स नहीं हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट सेम होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट नहीं हो सकते, इसलिए हमें मेजरमेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट टूल्स की जरूरत क्यों होती है, ताकि हम एक्चुअल जो साइज है वो निकाल पाए किसी भी चीज का। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जैसे किलोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर और भी काफी सारी, ठीक है। ये जिन क्वांटिटीज में हम किसी चीज की लेंथ या फिर उसकी जो उसको मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब पुराने जमाने में लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, ठीक है, तो सारे जो देशों के स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो अलग अलग होते थे, ठीक है। मान लीजिए हम जो डिस्टेंस नाप रहे हैं वो किलोमीटर में नाप रहे हैं, लेकिन हो सकता है जैसे ही हम नेपाल पहुंचे, जो नेपाल के लोग हैं वो किसी और स्टैंडर्ड यूनिट मतलब किलोमीटर की जगह किसी और चीज का यूज करते हो, है ना। सड़कों को नापने के लिए उनके पास और कोई क्वांटिटी हो, जब हम चाइना पहुंचे तो चाइना में और कोई क्वांटिटी हो। तो जब लोग एक दूसरे से दूसरे देश में ट्रेवल करते थे तो डिस्टेंस को मापना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। इंडिया में किलोमीटर के हिसाब से नाप रहे हैं या फिर माइल्स के उसमें नाप रहे हैं, माइल्स की यूनिट में, ठीक है। दूसरे देश पहुंचे तो दूसरे देशों की कोई अलग क्वांटिटी है, फिर किसी तीसरे देश में पहुंचे तो किसी तीसरे देश की कोई अलग क्वांटिटी है। तो जो स्पेसिफिक जो डिस्टेंस होता था वो उसे मालूम करने में काफी ज्यादा कठिनाई होती थी, इसीलिए जो सारे देशों ने मिलकर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जब लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की कि जब वो एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते थे, ठीक है, तो सबने अलग अलग जो क्वांटिटीज है वो अडॉप्ट की हुई थी, किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ, जिससे उन्हें डिस्टेंस एक्चुअल पता करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी। तो फिर सारे देशों ने मिलकर एक सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। तो ये जो सारी चीजें किलोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब क्या है, ये एसआई यूनिट्स हैं, ये लेंथ की एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि एसआई यूनिट्स क्या है। देखो लेंथ को हम हमेशा दो पार्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मुझे आपसे बोलना हो कि मुझे यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है,
तो आप उसको कैसे बोलोगे? आप उसको बोलोगे कि मुझे 5 चाहिए, ठीक है। कोई क्या आप उसको बोलोगे 7 चाहिए, ठीक है। तो 5 चाहिए ये क्या होता है कि 5 चाहिए? किसी को समझ में नहीं आएगा कि कितना लंबा कितनी लेंथ का आपको कपड़ा चाहिए। आपको 5 किलोमीटर लंबा चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो किसी भी चीज को मेजर करने के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है उसकी यूनिट, ठीक है। एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। मान लीजिए मुझे अपनी यूनिफॉर्म के लिए 5 मीटर कपड़ा लगता है, तो ये जो पहली जो चीज है वो होती है नंबर और जो दूसरी चीज होती है हमारी वो होती है यूनिट, ठीक है। समझ में आया कि किसी भी चीज को मापते हैं अगर हम, तो उसको हम दो पार्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की अगर हम लेंथ बताते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में मेजर करते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ये आपका घर है और ये आपका फ्रेंड का घर है। अगर आपको बताना हो कि आपके और आपके फ्रेंड के घर की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है, तो आप बोलोगे ना कि 2 किलोमीटर है। तो ये 2 क्या है, ये नंबर है, और किलोमीटर क्या है, ये यूनिट है। तो किसी भी चीज को हम दो पार्ट्स में मेजर करते हैं उसकी लेंथ, तो हम उसको दो पार्ट्स में लिखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप सिर्फ दो बोलोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा ना कि दो क्या बोल रहा है, किलोमीटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप किसी भी चीज की लेंथ निकालते हैं तो उसके पीछे उसकी यूनिट जरूर लिखें। यूनिट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका नंबर इम्पोर्टेंट होता है किसी चीज की लेंथ बताने में, ठीक है। तो यूनिट का आप स्पेशली ध्यान रखें। तो उसी ये जो चीजें होती हैं, ये जो अल्फाबेटिकल ये जो हमने सिंबल लिखे हैं इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये सारे देशों ने अडॉप्ट की हुई है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म एसआई यूनिट है। और ये हर जगह का सेम होता है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो और जो सारी जो लेंथ है उसको हम स्पेसिफिक निकाल पाए, ठीक है। एक्चुअल जो लेंथ है चीजों की हम मालूम कर पाए। तो आपको समझ में आ गया, अगर हम किसी भी चीज की लेंथ बता दें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या फिर उसके लिए हम दो पार्ट्स यूज करते हैं। एक होता है नंबर और एक होता है उसकी यूनिट, ताकि एक्चुअल मालूम चल पाए कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है या फिर एक्चुअल लेंथ किसी भी चीज की कितनी है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे मालूम करना हो कि मेरा जो मार्कर है वो कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ये 1 किलोमीटर का है क्योंकि ये 1 किलोमीटर का है भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम किलोमीटर तो यूज कर नहीं सकते, तो हम बोलेंगे कि ये 14 सेंटीमीटर का मार्कर है, ठीक है। ये इसका नंबर है और ये इसकी यूनिट है। सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, मीटर इसकी यूनिट है, किलोमीटर का यूनिट को एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई रूलर है, ठीक है। रूलर आप सभी यूज करते हैं। मान लीजिए ये स्केल है आपका 15 सेंटीमीटर का, ये आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है। आपने अगर आपके रूलर को ध्यान से देखा हो तो उसमें ऐसे 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 बने हुए रहते हैं ना, ऐसे बने हुए रहते हैं 0 1 2 3 ऐसे मेजरमेंट्स उसमें लिखी होती है, ठीक है। तो ये आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है। अब अगर आपको मान लीजिए किसी सड़क को नापना है तो आप उसके लिए सेंटीमीटर यूज नहीं करोगे, आप उसके लिए क्या यूज करोगे, किलोमीटर यूज करोगे। अगर आपको किसी टेबल को नापना है तो आप उसके लिए भी सेंटीमीटर यूज नहीं करोगे, आप उसके लिए मीटर यूज करोगे। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट उससे बड़ा होगा तो हम मीटर का यूज करेंगे, और मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट उससे भी बड़ा होगा तो हम किलोमीटर का यूज करेंगे। तो हम यूनिट्स का जो यूज करते हैं किसी नंबर के पीछे वो हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखकर करते हैं या फिर उसके डिस्टेंस को देखकर करते हैं, ठीक है। अब सेंटीमीटर से भी छोटा जो लेंथ होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, ठीक है। जो सेंटीमीटर से छोटा जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। ये जो आपका एक पार्ट है इस स्केल का, ये जो आपके इस स्केल का एक पार्ट है ये आपका है सेंटीमीटर, क्योंकि ये किस में मेजर किया हमने इस स्केल को, सेंटीमीटर में। ये कितने सेंटीमीटर की स्केल है, 15। जैसे ये 3 तक गई वैसे ये आगे 15 तक जाएगी, ठीक है। 15 तक जाएगी और जहाँ पे 15 हो जाएगा वहाँ पे ये स्केल का एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका जो एक पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर का है,
पर पार्ट इसका 1 सेंटीमीटर का है। और ये जो आपको छोटे छोटे छोटी छोटी लाइन दिख रही है, इनको हम बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और जब ऐसे ही स्केल को मिलाते मिलाते जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो उसको हम बोल देंगे 1 मीटर। ठीक है, जब ऐसे ही पर पार्ट ऐसे छोटे 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 सेंटीमीटर जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो हम उसको बोल देंगे 1 मीटर। और जब ऐसे ऐसे 1000 मीटर जब मिलेंगे तो उसको हम बोल देंगे 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने देखा कि एक क्वांटिटी से हम दूसरी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी होती है मिलीमीटर, ठीक है, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मीटर, देन होता है किलोमीटर। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं इनका यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको देखते हुए। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो हम बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा हम छोटी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। हिसाब से स्केल को चेंज करते हैं। जैसे अगर इस मार्कर की लेंथ मुझे निकालनी हो तो मैं सेंटीमीटर स्केल का यूज करूंगी। ठीक है, अगर किसी टेबल की लेंथ मुझे निकालनी हो तो मैं मीटर स्केल की यूज करूंगी, या फिर अगर किसी कपड़े की लेंथ मुझे निकालनी है तो मैं मीटर स्केल का यूज करूंगी। अगर मुझे मेरे घर से किसी और के घर का जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है तो मैं किलोमीटर स्केल का यूज करूंगी। ठीक है, तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्केल का यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को नापने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, हम सारी चीजों के लिए एक लेंथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमें किसी भी चीज की लेंथ अगर डिस्क्राइब करनी है, मान लीजिए ये जो मार्कर है ये 14 सेंटीमीटर का है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में लिखती हूँ। जो एक होता है वो नंबर, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, एक और एक होता है यूनिट। तो यूनिट लगाना आप समझ सकते हो कि कितना जरूरी होता है। अब मैं ये नहीं बोल सकती हम सेम जो यूनिट है वो यूज नहीं कर सकते, हम 14 किलोमीटर नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, ना ही 14 मीटर बोलेंगे। अगर 14 मीटर बोलेंगे तो मार्कर बहुत लंबा हो जाएगा, 14 किलोमीटर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो यूनिट की जो इम्पोर्टेंस है वो आप यहाँ से समझ सकते हो कि यूनिट्स, हर एक यूनिट का अलग मतलब होता है। हर एक जो यूनिट होती है उसका एक अलग मेजरमेंट होता है, और हर यूनिट हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से यूज होती है। ठीक है, तो आप समझ गए, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बतानी है तो हम दो भागों में उसकी जो लेंथ है वो बताते हैं। एक होता है नंबर और एक होता है उसकी यूनिट। ठीक है, तो ये यूनिट्स अलग अलग टाइप की होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसी काफी सारी यूनिट्स होती है। तो सिर्फ कुछ कुछ यूनिट्स मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो यूनिट्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बताने के लिए। अभी तक हमने देखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कैसे निकालते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करने के लिए कभी सेंटीमीटर स्केल का यूज कर रहे हैं, कभी किलोमीटर स्केल का यूज कर रहे हैं, है ना। अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट स्केल है उनका यूज करें। पर मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट है ही नहीं, जैसे टेबल था आपका, टेबल आपका सीधा था, है ना, स्ट्रेट था। ये बोर्ड था, बोर्ड सीधा था। ये जो मार्कर है ये स्ट्रेट मार्कर है। ठीक है, किसी घर के डिस्टेंस है, मान लीजिए वो स्ट्रेट है। पर मान लीजिए अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट कर्व है आपका। ठीक है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रेट नहीं है, वो आपका कर्व ऑब्जेक्ट है। तो आप इसकी लेंथ कैसे मालूम करेंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई स्केल है तो आप स्केल भी ऐसे ऐसे करके नहीं ले जा सकते ना। तो इसके लिए आप या तो किसी फ्लेक्सिबल चीज का यूज करोगे। ठीक है, किसी भी फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट का आप यूज करेंगे इसकी लेंथ निकालने के लिए। मान लीजिए कोई रोप है, ठीक है, आप रोप को यहाँ से लगाओगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये रोप है, और जब आपको इसकी लेंथ मालूम करनी होगी तो आप किसी भी इसको स्ट्रेट करोगे, रोप को किसी भी मेजरमेंट स्केल पे, और आप उसकी लेंथ निकाल दोगे। ठीक है, तो आपने सीखा कि कर्व ऑब्जेक्ट की आप लेंथ कैसे निकालोगे। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो आप रोप यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इसके कॉर्नर्स पे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर आप इसको किसी मेजरमेंट स्केल पे लंबा खींचेगा और आपको मालूम चल जाएगा कि उसकी जो लेंथ है वो कैसे है। तो हम कर्व्ड ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे निकालते हैं, फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट से। किसी भी फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट का यूज करके देन उसको हम मेजरमेंट स्केल पे उसकी लेंथ निकाल के हम मालूम कर सकते हैं कि कर्व्ड ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, आपको मालूम चल गया कि कर्व ऑब्जेक्ट की लेंथ आप कैसे। नया टॉपिक समझेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी जगह की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी जगह की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके कोई टीचर है, ठीक है,
वो आपसे बोलते हैं कि कल सभी स्टूडेंट्स को पार्क जाना है, हम सभी कल पार्क जाएंगे, तो आप सभी अपने अपने घर से सीधे पार्क जाइएगा, ठीक है। हम मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। इसके घर से जो पार्क की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। जो सेकंड स्टूडेंट है उसके घर से जो पार्क की डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। दूसरे के जो तीसरे है उसकी 2 किलोमीटर है, ठीक है। किसी के घर से 2.5 किलोमीटर है। तो ये है पार्क। तो पार्क तो सेम है, ठीक है, लेकिन हर किसी स्टूडेंट के घर से जो पार्क की डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, क्या होता है कंफ्यूजन। डिस्टेंस बताने में सबको कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर टीचर इस जगह के बदले ये कहे कि कल सुबह सारे स्टूडेंट जल्दी स्कूल आइएगा, हम सभी स्कूल से जो है पार्क के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो स्कूल तो सबका कॉमन है, स्कूल सबका कॉमन है। और मान लीजिए स्कूल से जो पार्क की डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर। तो अगर सारे स्टूडेंट्स पहले स्कूल आएंगे देन पार्क जाएंगे तो सबके लिए जो डिस्टेंस होगी वो कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो स्कूल क्या होगा हमारा, स्कूल होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। स्कूल होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, समझ में आया। जैसे अगर वो खुद अपने अपने घर से हो सकता है पार्क के लिए निकले, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पार्क से जो सबके घरों के घर की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। कोई कहीं पे रहता होगा, कोई कहीं पे रहता होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स को या फिर बच्चों को कोई रेफरेंस पॉइंट दे देंगे कि आपको वहां से पार्क जाना है, तो वहां से जो डिस्टेंस होगी सारे स्टूडेंट्स को जो भी डिस्टेंस पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, सेम पड़ेगा। तो ये जो कॉमन जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। आप इसकी डेफिनेशन से समझिए ना। When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called reference point। जब हम जो डिस्टेंस को है वो इस तरीके से बताते हैं या फिर किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिर फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से बताते हैं, तो उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। किसी भी कॉमन पॉइंट को जो हम जिसके थ्रू हम डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे स्कूल जो है वो सारे बच्चों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होगा पार्क जाने के लिए, ठीक है। हम जैसे अगर आपको कभी दिल्ली जाना हो और आपके फ्रेंड को भी दिल्ली जाना हो और आपका जो घर हो वो ईस्ट दिल्ली में हो, है ना, आपका जो घर हो वो ईस्ट दिल्ली में हो और जो आपके फ्रेंड का घर हो वो साउथ दिल्ली में हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों को जो घर है वो अलग अलग डिस्टेंस पे पड़ेगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि लेकिन आप अगर किसी को बताओगे कि आप कहाँ जा रहे हो, मान लीजिए किसी ने आप दोनों से रास्ते में पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलते हो कि आप दिल्ली जा रहे हो, आपके फ्रेंड भी बोलते हैं कि वो भी दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली दोनों के घर से है 700 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो आप उनको सेम डिस्टेंस बताओगे तो दिल्ली क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, दिल्ली आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। हाँ, बाकी दिल्ली के अंदर अगर आपके जो घर है वो अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे देन आपको जो है डिस्टेंस कम या फिर ज्यादा हो सकता है आपके फ्रेंड से आपके घर का। लेकिन आप बताओगे तो यही ना कि आप दिल्ली जा रहे हो, आपके फ्रेंड भी यही बताएंगे, क्योंकि आपके जो दोनों के घर है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो दोनों तो है दिल्ली में। तो दिल्ली ही आप अगर कहीं कहीं कोई आपसे पूछता है कि आपको दिल्ली जाना है या फिर आप टिकट कहाँ की लोगे, दिल्ली की लोगे ना, क्योंकि आप सेम स्टेशन पे उतरने वाले हो। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं तो स्टेशन तो एक ही होगा, आप सेम स्टेशन पे उतरोगे, ठीक है। तो वो जो स्टेशन है या जो दिल्ली का वो स्टेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब होता है गति, मोशन का मतलब होता है गति। आप एक एग्जांपल के तौर पर चलिए, मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, वो सड़क पर जा रही है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो कैसे हैं, रेस्ट पर है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आपको लखनऊ से अगर दिल्ली जाना है और अगर आप किसी बस में बैठे हो तो आप बस में चलते तो हो नहीं, मूव तो करते नहीं हो, आप जिस सीट पर बैठकर लखनऊ से जाओगे दिल्ली में आप उसी सीट से उतरोगे, ठीक है। तो आप कैसे हो, आप रेस्ट पर हो, आपकी बॉडी रेस्ट पर है। लेकिन बस जो है बस तो मूव कर रही है, तो बस कैसे है, बस मोशन में है, ठीक है, बस मोशन में है और आप रेस्ट पर हो, ठीक है। तो बस जो मूव कर रही है, ठीक है, बस जो मूव कर रही है उसी को हम कहते हैं मोशन, ठीक है, उसी को हम मोशन कह रहे हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे,
ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लीनियर मोशन से। अब आप ये तो समझ गए कि मोशन किसे कहते हैं, मूव करने को ही मोशन कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम मोशन के टाइप से शुरू करते हैं। जो पहला हमारा टाइप है वो है लीनियर मोशन। ठीक है, पहला जो टाइप है हमारा लीनियर मोशन, इसकी डेफिनेशन से आप समझिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में। जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसे कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर से ही आप समझ सकते हो। ठीक है, ये लीनियर लिखा है, लीनियर में ही क्या छुपा है, लाइन। ठीक है, तो इससे इसकी जो डेफिनेशन है वो और भी सिंपल हो जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करता है, ठीक है, एक लाइन में मूव करता है, लाइन कैसी होती है, लाइन स्ट्रेट होती है। जब एक ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन, और उसी से ये वर्ड बना है लीनियर। ठीक है, लाइन शब्द से ही ये जो वर्ड है ये बना हुआ है लीनियर हमारा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में या फिर किसी लाइन में मूव करता है उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन। तो कुछ जो एग्जांपल है उनसे हम समझते हैं, जो कि बुक में हमारे एग्जांपल दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप देखिए इस इमेज को। इसमें जो पहली इमेज है, जो इमेज ए है, उसमें देखिए जो इरेजर है वो सीधा आपका गिर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे करके फेंकूं तो ये कैसे गिरा, ये स्ट्रेट लाइन में गिरा है। वैसे ही जब आप किसी इरेजर को गिराओगे तो वो कैसे गिरेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, तो उसको हम लीनियर मोशन बोल रहे हैं। जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें जो बच्चा है वो एक टेबल को धक्का मार रहा है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में उसको पुश कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में उसको फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। तो वो कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, जो भी टेबल है या फिर जो भी बॉक्स है। ठीक है, तो उसको भी हम लीनियर मोशन कहेंगे। तीसरा देखिए, एक पेड़ से फल गिरा है। अब जो फल है, फल में क्या होता है, वजन होता है, वेट होता है। अगर पत्ता, जैसे हम पत्ता गिरने का एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जब किसी पेड़ से पत्ता गिरेगा तो पत्ते में तो वेट होता नहीं, तो वैसे लहराते हुए गिरेगा। ठीक है, तो एक लीनियर मोशन में नहीं गिरेगा नीचे, इसलिए हम फ्रूट का एग्जांपल ले रहे हैं। आप देखिए इस पेड़ को, इस पेड़ से जो फ्रूट गिर रहा है वो कैसे गिर रहा है, सीधे गिर रहा है। अब फ्रूट ऐसे 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 तो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो अगर वो एक लाइन में गिर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं लीनियर मोशन। चौथा एग्जांपल देखिए, बच्चे परेड कर रहे हैं। आपके स्कूल में अगर परेड होती हो या फिर आपने कभी परेड होती देखी हो रिपब्लिक डे वगैरह पे, तो आप देख पा रहे हो कि लोग जो है सीधी लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो ये भी एक काय का एग्जांपल है, ये लीनियर मोशन का एग्जांपल है। अब हम अपने दूसरे मोशन से शुरू करते हैं। जो दूसरा टाइप का मोशन है हमारा वो है सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, अब आप जैसे लीनियर मोशन के नाम से ही समझ गए थे कि लीनियर किस शब्द से मिलकर बना है, लाइन से। ठीक है, यानी कि एक लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसे लीनियर मोशन कह रहे हैं। वैसे आप सर्कुलेटरी वर्ड से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या है ना, सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल का मतलब क्या होता है, गोला। ठीक है, आप सभी ने सर्कल देखा होगा, गोला। तो सर्कुलेटरी शब्द से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलेटरी शब्द से ही क्या निकल रहा है, सर्कल। तो आप समझ सकते हो कि ये मोशन कैसा होगा। हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ यानी कि गोल पाथ। ठीक है, देन इट्स सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ के अराउंड तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। या फिर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, अब आप एग्जांपल के तौर पर समझिए। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जो एक बच्चा है उसने क्या किया है, थ्रेड के एक एंड पर उसने एक इरेजर बांधा है। ठीक है, एक इरेजर बांधा है और एक जो कोना है वो उसने पकड़ा हुआ है और वो उसे ऐसे 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 घुमा रहा है। तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। ठीक है, तो वो इरेजर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, इरेजर आपका कैसे मूव कर रहा है, इरेजर आपका मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक झूला आपको दिखाया गया है। ये झूला आपने मेले में देखा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है,
ऐसे या तो चेयर्स लटकी होती है या फिर जैसे इसमें हॉर्सेस वाली चेयर लटकी हुई है, इस पे बच्चे बैठते हैं और वो ऐसे सर्कल 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 में मूव करती है। तो ये झूला किस मोशन में है? ये सर्कुलेटरी मोशन में, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है तो उसको हम सर्कुलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा थर्ड टाइप का हमारा मोशन है वो है ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। ओसिलेटरी मोशन में क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion, ठीक है। जब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मूव करता है फिक्स्ड पोजीशंस के अंदर, जब दो फिक्स्ड पोजीशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है तो हम उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये टू एंड फ्रो क्या होता है? जैसे आप जब चलते हो, ठीक है, जब लोग वो करते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे हाथ हिला के चलने की। तो ये जो मोशन होता है, ये जो मान लीजिए आप कोई अगर ऐसा हाथ हिला के चलता है तो ये फिक्स्ड पोजीशन से ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। ये हाथ कैसे हिल रहा है? पेंडुलम की तरह। तो इस वाले मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे अगर कभी आपने पेंडुलम देखा हो तो पेंडुलम ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, एक बॉल लटका हुआ। तो पेंडुलम कैसे मूव करता है? वो ऐसे मूव करता है, कभी वो यहाँ होगा, फिर कभी यहाँ से यहाँ होगा। तो ऐसे करके पेंडुलम ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है। तो ये जो टू एंड फ्रो जो मोशन होता है इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जो बुक में एग्जांपल दिए हैं उससे समझते हैं, ठीक है। तो पहला इमेज आप देखिए, इसमें एक थ्रेड से एक इरेजर को बांधा है और उसको ऐसे 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 पेंडुलम की तरह हिलाया जा रहा है। तो इरेजर यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आता है। तो इस मोशन को ही हम बोल रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन। जब जो एक ऑब्जेक्ट है वो सेम प्लेस पे अपनी आ जाता है, फिर उसी प्लेस पे जाता है, फिर वहां से सेम प्लेस पे आ जाता है, उसको ऑसिलेटरी मोशन बोल रहे हैं। इसका दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। बच्चे हैं झूले में, ठीक है, जो झूला है वो कैसे मूव करता है? आगे जाता है, फिर वापस बैक आ जाता है अपनी पोजीशन पे, फिर आगे जाता है, फिर बैक आ जाता है। तो ये सेकंड आपका एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। आप एक बार और डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये तीन टाइप के मोशंस थे जो हमने पढ़े हैं। पहला है लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन और तीसरा है आपका ऑसिलेटरी मोशन। चैप्टर है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, ये यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने डिफरेंट एसआई यूनिट्स पढ़ी है, ठीक है। एसआई यूनिट्स पढ़ी है, रेफरेंस पॉइंट पढ़ा है, एसआई यूनिट पढ़ी है, रेफरेंस पॉइंट पढ़ी है, मोशन पढ़े हैं हमने, मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ा है, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़े हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके यहीं पे खत्म होता है। हमने इसमें ये सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन इस चैप्टर को खत्म करने से पहले कुछ और एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये फायरिंग बुलेट है। क्या है? फायरिंग बुलेट है ना। गोली अगर कोई चलाता है तो वो कैसे मूव करती है? वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो का एग्जांपल हो जाएगा लीनियर मोशन का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है? एक लिफ्ट दिख रही होगी। लिफ्ट जानते हैं आप? एलिवेटर जो बिल्डिंग में लगी होती है, जो आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे या तो दूसरे फ्लोर पे ऊपर पहुंचाने का काम करती है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचाने का काम करती है। वो लिफ्ट कैसे मूव करती है? स्ट्रेट मूव करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर मोशन का। ये देखो, ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं फेरिस व्हील। इस झूले का नाम होता है फेरिस व्हील। ये कैसे मूव कर रहा है? ये ऐसे सर्कुलेटरी मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? इस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। ठीक, सारे एग्जांपल के साथ ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।